हेलो स्टूडेंट्स, एटॉमिक के रिवीजन पार्ट 1 में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तक कंप्लीट कर चुके हैं और आज के रिवीजन पार्ट 2 को हम डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस से स्टार्ट करने वाले हैं। डी ब्रोगली ने पहली बार इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी कंसीडर किया और उसके हिसाब से अपनी आगे की कैलकुलेशंस दी। इन्होंने बोला जिस तरह से फोटोन या लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर दोनों शो कर सकता है, वैसे ही हर माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों ही शो कर सकता है। और जब भी कोई मूविंग पार्टिकल वेव नेचर शो कर रहा होगा उस टाइम पे उसकी वेवलेंथ लेमडा से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम, सो लेमडा ऑफ दैट मूविंग पार्टिकल उसके मोमेंटम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये इन्होंने आइंस्टीन थ्योरी एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को मिक्स करके फोटोन के लिए डेराइव किया था और यही चीज फिर उन्होंने बाकी सारे मूविंग पार्टिकल के लिए भी प्रूव कर दी कि जब भी कोई मूविंग पार्टिकल वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों शो करेगा तब उसका लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा हमेशा उसके मोमेंटम के। तो यहां से लेमडा को हम लिख सकते हैं h by p, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो यहां पे कांस्टेंट आएगा, दैट कांस्टेंट इज प्लैंक्स कांस्टेंट h। सो किसी भी मूविंग पार्टिकल की वेवलेंथ h by p के बराबर होगी एंड एज वी नो p को हम m into v भी लिख सकते हैं। सो लेमडा वुड बी इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई m into v। ये किसी भी पार्टिकल के लिए, किसी भी मूविंग पार्टिकल के लिए हमारे पास लेमडा के दो फॉर्मूलाज आ गए। इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम मोमेंटम की हेल्प से वेवलेंथ, वेवलेंथ की हेल्प से मोमेंटम एंड मास एंड वॉल्यूम की हेल्प से वेवलेंथ एंड वाइस वर्सा, ये सब चीजें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहां से एक और चीज अपने को देखने को मिली है, अगर कोई भी मैं पार्टिकल ले रहा हूं, मान लीजिए कोई भी मूविंग पार्टिकल है, उसका मास जितना ज्यादा होगा, पार्टिकल का मास जितना ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ उतनी ही कम होगी। दैट मींस उसकी वेव नेचर उतनी ही कम सिग्निफिकेंट होगी या उतनी ही कम वेव नेचर शो करने की टेंडेंसी होगी उसकी। लेकिन जिस पार्टिकल का मास कम होगा उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, दैट मींस उसकी वेव नेचर जो है वो सिग्निफिकेंट वेव नेचर शो कर रहा होगा और उसकी वेव नेचर को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो बिगर पार्टिकल्स हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो होते हैं, उनकी वेव नेचर सिग्निफिकेंट नहीं होती, उनके सिर्फ पार्टिकल नेचर शो करने की टेंडेंसी होती है। लेकिन स्मॉलर मास वाले माइक्रोस्कोपिक जो पार्टिकल्स हैं, मूविंग पार्टिकल्स हैं, उनकी वेव नेचर भी सिग्निफिकेंट होती है। सो इसकी हेल्प से, इस फॉर्मूला की हेल्प से हम लेमडा की हेल्प से पी, एम, वी और वाइस वर्सा सारी चीजें इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। एक और चीज है इसमें, कई बार अपने को क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी गिवन होती है इलेक्ट्रॉन की और उसकी हेल्प से हमें लेमडा, ये लेमडा के लिए भी एप्लीकेबल होगा एज वेल। लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास इनटू वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लेमडा कई बार हमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी गिवन होती है और उसकी हेल्प से हमें उसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी। तो हमें पता है किसी भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो है उसको आप लिख सकते हो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर। यहां से अगर मैं mv की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो mv की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। एक काम करते हैं, हम दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एम इंटू काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल्स टू एम स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। हमें तो mv की वैल्यू चाहिए, तो यहां से mv कितना आ जाएगा मेरे पास, m इंटू वी वुड बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2m के। तो यहां से लेमडा का एक और फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास, दैट इज h डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m इंटू के ई। इसकी हेल्प से हम इजीली काइनेटिक एनर्जी की हेल्प से लेमडा या लेमडा की हेल्प से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। और काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और पता था हमें जिसको हम Q इंटू वी लिख सकते हैं। सो लेमडा का एक और फॉर्मूला आ जाएगा 2mq इंटू वी। तो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से आप इजीली जब भी काइनेटिक एनर्जी गिवन हो, लेमडा गिवन हो, काइनेटिक एनर्जी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस। अब डी ब्रोगली ने जो बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उस भी एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया। बोर ने हमें बोला था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिटल में मूव करेगा जिसमें उसका mvr nh अपॉन 2π के इक्वल हो। लेकिन ऐसा क्यों होता है इसके बारे में बोर ने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन किया कि ऐसा क्यों होता है। डी ब्रोगली ने बताया कि ये मान लीजिए कोई न्यूक्लियस है अपने पास एटम का और इसके चारों तरफ ये कोई n ऑर्बिटल है, nth ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब हमने बोला है कि इलेक्ट्रॉन जो उसकी वेव नेचर भी होगी, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेव होगी वैसे मूव कर रही होगी, क्योंकि वेव जो होती है वो पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सो वो इस फॉर्म में मूव करेगी। अब यहां पे एक एजम्पशन डी ब्रोगली ने माना, दैट इज कि जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल है, जो या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट है, नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो बराबर होगा नंबर ऑफ साइकिल्स इन दैट वेव।
नंबर ऑफ साइकिल्स इन दैट वेव, ये इक्वल होंगे दोनों, ये उन्होंने एक्सेप्शन मान के चला। फॉर एग्जांपल अगर n इक्वल टू 3 है तो उसमें वो सिर्फ 3 साइकिल में ही कंप्लीट कर लेगी अपना पूरा जो सर्कल है। अगर n इक्वल टू 10 है तो उसको 10 साइकिल्स कंप्लीट करने पड़ेंगे यहां तक वापस पहुंचने के लिए। अगर n इक्वल टू 1 है तो सिर्फ एक ही साइकिल में कंप्लीट कर लेगी वेव अपना, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट बराबर होंगे नंबर ऑफ साइकिल के। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो ऑर्बिटल का पाथ है, इस पाथ की सरकमफेरेंस ऑफ ऑर्बिट कितनी हो जाएगी, और क्या जो सरकमफेरेंस होगी वही एक तरह से इलेक्ट्रॉन का पाथ नहीं होगी, इसकी वैल्यू आएगी 2 पाई आर। अगर इसकी रेडियस में आर मानता हूं तो ये सरकमफेरेंस हो गई 2 पाई आर। और ये जो वेव जा रही है, जो कंप्लीट कर रही है एन साइकिल्स में यहां तक, इसमें एक साइकिल की लेंथ जो होती है वो लेमडा के बराबर होती है। हमने पढ़ा है वेवलेंथ क्या होती है, एक क्रस्ट से एक क्रस्ट या एक ट्रफ से एक ट्रफ तक की डिस्टेंस। तो इस क्रस्ट से इस क्रस्ट तक जाऊं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाऊं, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाऊं, डिस्टेंस तो बराबर ही आएगी। दैट मींस एक साइकिल की जो लेंथ है वो वेवलेंथ हो गई। तो अगर ये एन साइकिल कंप्लीट कर रहा है तो टोटल लेंथ इसने कितनी कवर की, एन लेमडा। और अगर ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में घूमना चाहता है तो ये जो एन लेमडा है ये 2 पाई आर के बराबर आनी चाहिए, यानी एन लेमडा बराबर हो जाएगा 2 पाई आर के। और यहां से फर्दर मैं इसको क्या कर सकता हूं, लेमडा को एच अपॉन एमवी लिख सकता हूं, एमवी को इधर ले जाऊंगा, 2 पाई को इधर ले जाऊंगा, तो यह आ जाएगा एमवी आर बराबर होना चाहिए एनएच अपॉन 2 पाई के। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिटल में घूम पाएगा जिसमें उसका एमवी आर बराबर है एनएच अपॉन 2 पाई के, अदरवाइज वो दूसरे किसी ऑर्बिट में नहीं घूम पाएगा। ये चीज भी डी ब्रोगली ने एक्सप्लेन कर दी। तो यहां तक ये जितने भी 3-4 फॉर्मूलाज हमने देखे हैं, इनसे आप डी ब्रोगली के सारे क्वेश्चंस इजीली सोल्व कर पाओगे। अब हम देखते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सिंपल मिलते हैं आपको। इसमें सिंपली हाइजेनबर्ग ने 2 चीजें बोली कि जब भी हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को अगर मेजर करना चाहेंगे तो एक्यूरेटली एग्जैक्टली एक साथ कभी मेजर नहीं कर सकते। यानी अगर आप मोमेंटम देख रहे हो इलेक्ट्रॉन का कितना है और उसी टाइम पे आप उसकी पोजीशन, एक्स को मैं एक्स से पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसी टाइम पे उसकी पोजीशन भी देख रहे हो कहां है, तो ये दोनों चीजें एक साथ एक्यूरेटली कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। इनमें हमेशा कुछ ना कुछ एरर रहेगी। एरर इन पोजीशन को अगर मैं डेल्टा एक्स लिखूं और एरर इन मोमेंटम को अगर मैं डेल्टा पी रखूं, तो जो मिनिमम एरर है डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा एच अपॉन 4 पाई के। यानी जो एरर है इन दोनों में वो मिनिमम एरर हमेशा एच अपॉन 4 पाई के बराबर होगी, उससे ज्यादा ही एरर आएगी, उससे कम नहीं आएगी। और इन दोनों में से किसी में भी एरर को आप जीरो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने इसकी एरर जीरो कर दी तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, और अगर इसकी एरर जीरो कर दी तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। बस आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सिंपली इस एक फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डेल्टा पी जो है उसको आप लिख सकते हो, न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम हम मिनिमम एरर पे जाते हैं, तो न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम हम इसको इक्वल लिखेंगे, इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहां से मैं बोल सकता हूं ये मिनिमम एरर आ गई, बस ये याद रखना, ये एरर जो होती है मिनिमम एरर होती है। तो मिनिमम एरर की फॉर्म में डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, एच अपॉन 4 पाई अपॉन डेल्टा पी, वो तो आप समझ गए। अच्छा, डेल्टा पी को हम एम डेल्टा वी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी इक्वल टू एम वी होता है और मास में कभी एरर नहीं होती। तो एम डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ये बराबर हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई के। तो डेल्टा वी डॉट डेल्टा एक्स ये बराबर हो जाएगा एच अपॉन 4 पाई एम के। ये 3 फॉर्मूलाज जो हैं, इन 3 फॉर्मूलाज की हेल्प से हम हाइजेनबर्ग के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें आपको अलग अलग तरीके से करने हैं। एक हिंट में दे दूं, कई बार आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। मान लीजिए उन्होंने आपको बोला कि काइनेटिक एनर्जी किसी की ये है, तो बताओ एरर इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, डेल्टा वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी दे दिया आपको, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी भी दे दिया, मतलब एरर इन काइनेटिक एनर्जी भी दे दिया। तो आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे इनका, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ एमवी स्क्वायर, है ना। और इस फॉर्मूला में आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट करके यहां से डीवी की जो वैल्यू आएगी वही अपने पास क्या हो जाएगी, एरर इन वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस टाइप के अपने को क्वेश्चन मिल सकते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे। दिस इज ऑल अबाउट हाइजेनबर्ग्स। Now the next topic is wave mechanical model, one of the most important topic of atomic structure. wave mechanical model में मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं थ्योरी में, मैं ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा आपको जिनसे आप इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाए। डी ब्रोगली एंड हाइजेनबर्ग के बाद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी एसोसिएट हो चुकी थी, वेव नेचर भी सिग्निफिकेंट हो चुकी थी। तो इस केस में जो क्लासिकल फिजिक्स के लॉज हैं वो अब इलेक्ट्रॉन्स को सही तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उसकी सारी चीजों को। उसके लिए हमें एक नई मैकेनिक्स बनानी पड़ी, दैट मैकेनिक्स इज नोन एज क्वांटम मैकेनिक्स, जो इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की पार्टिकल नेचर के साथ साथ उनकी वेव नेचर को भी एसोसिएट करके चलें, उसको भी कंसीडर करके चलें।
और ये जो वेव मैकेनिकल मॉडल है यहां पे हमारा, ये पूरा उसी क्वांटम मैकेनिक्स जहां से स्टार्ट हुई थी, श्रोडिंगर्स इक्वेशन से, उस पे पूरा डिपेंडेंट है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, बस मैं बेसिकली आपको बता दूंगा क्वेश्चन आप कैसे सोल्व करो। तो देखो, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है इसके लिए, वो कुछ ये है कि पहली चीज, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव जो होती है वो एक 3D वेव होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब एक एटम एक 3D मॉडल है, तो इलेक्ट्रॉन से जो एसोसिएटेड वेव होगी वो भी एक 3D वेव होगी। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेव होती है वो एक स्टैंडिंग वेव होती है। इट इज ए स्टैंडिंग वेव। एक स्टैंडिंग वेव और कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वेव में क्या फर्क है? एक स्टैंडिंग वेव जो है वो ऐसे प्रोपोगेट करती है, लाइक दिस। सो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो पीरियोडिकली वेरी करता रहता है। सो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड वेव जो है वो स्टैंडिंग वेव होगी। तो अब अगर एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड वेव होती है अपने पास कोई, तो उसका एम्पलीट्यूड तो फिक्स रहता है हमेशा। मैंने एक बार बोल दिया इसका एम्पलीट्यूड 5 यूनिट है, तो हर जगह 5 यूनिट ही रहेगा। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड तो, अगर एक्स एक्सिस के साथ मैं ग्राफ बना रहा हूं इस वेव का, तो जैसे जैसे एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होंगे इसका एम्पलीट्यूड भी चेंज होता जाएगा। यानी इसका एम्पलीट्यूड जो है वो एक फंक्शन होगा, जिस भी चीज के साथ वो चेंज हो रहा है उसका एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगी, वो उसे हमें फंक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सिंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक 3D वेव एसोसिएटेड है उसके साथ, इसलिए उसका एम्पलीट्यूड जो है वो भी तीनों एक्सिस पे डिपेंड करेगा, तीनों कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा। और इसके एम्पलीट्यूड को हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं। साई इज द सिंबल बाय विच द एम्पलीट्यूड ऑफ स्टैंडिंग वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड। तो साई जो है वो फंक्शन हो जाएगा किसका? एक्स, वाई एंड जेड तीनों का। साई की वैल्यू इन तीनों के कोऑर्डिनेट की वैल्यू चेंज होने के साथ साथ चेंज होगी। ठीक है जी, समझ में आया साई क्या है? अब एक चीज बताओ मुझे, अगर मान लो कोई गिटार की स्ट्रिंग आपके पास, ये सिंपली याद रख लो अभी के लिए कि साई को अगर मैं स्क्वायर कर दूं, साई स्क्वायर, तो ये साई स्क्वायर अपने को एक यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट वॉल्यूम यानी 1 लीटर 1 मिलीलीटर, किसी भी यूनिट वॉल्यूम में फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी दे देगा इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की क्या दे देगा अपने को? फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी की। उसकी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है ये हमें बता देगा, इसलिए इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी बोलते हैं। ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी नहीं बताता है अपने को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितनी प्रोबेबिलिटी होगी ये बताएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में कोई कमेंट नहीं करेंगे इसकी हेल्प से। चलिए जी नेक्स्ट, तो इतनी चीजें आपको समझ में आई, साई साई स्क्वायर क्या होता है। अब श्रोडिंगर ने अपनी इक्वेशन बनाई, जो मैं आपको बता देता हूं। श्रोडिंगर की 1D और 3D दोनों इक्वेशन ही मैं आपको बता देता हूं। श्रोडिंगर ने पहले पार्टिकल इन ए बॉक्स के लिए 1D इक्वेशन बनाई, दैट इज डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई माइनस वी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर इंटू साई इक्वल्स टू 0। और इसी इक्वेशन को उन्होंने 3D के लिए एक्सटेंड कर दिया बाद में, डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम इंटू ई माइनस वी अपॉन एच स्क्वायर इंटू साई इक्वल्स टू 0। ये 1D और 3D में श्रोडिंगर्स इक्वेशन है अपने पास। डायरेक्ट कोई काम नहीं आएंगे अपने पास इक्वेशन, मत याद रखना चाहिए। बस इतना याद रख लेना कि इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वो सॉल्यूशंस साई की वैल्यू होंगी, और साई इलेक्ट्रॉन के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसके जो सॉल्यूशंस होंगे उन्हीं से पूरा एटॉमिक मॉडल डिस्क्राइब होगा। इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे अपने पास, इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, लेकिन उन सॉल्यूशंस में कुछ सॉल्यूशंस ही परमिसिबल होंगे, कुछ सॉल्यूशंस ही एक्सेप्टेबल होंगे। और वो सॉल्यूशन जितने भी होंगे वो होंगे जिनमें साई एक कंटिन्यूस फंक्शन होगा और साई की यूनिक वैल्यू होगी जिनमें, और हर साई की एक वैल्यू हर एटम में एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। साई की प्रत्येक वैल्यू, साई की एवरी वैल्यू ऑफ साई विल रिप्रेजेंट एन ऑर्बिटल इन एन एटम। ठीक है जी, साई की यूनिक वैल्यू जाएंगी, हर वैल्यू एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करेगी, यानी जितनी भी वैल्यूज आएंगी उनके हिसाब से अपने को अलग अलग ऑर्बिटल्स मिल जाएंगे। लेकिन अपने पास बहुत सारी वैल्यूज आ रही हैं, इसलिए इतनी वैल्यूज को हम एक साथ याद नहीं रख सकते, इसलिए उन वैल्यूज की भी हम इक्वेशन बना देंगे। कैसे इक्वेशन बना देंगे? जैसे मान लीजिए आपको साइन एक्स इक्वल टू 0 इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो इसमें एक्स की वैल्यू क्या क्या आ सकती है आपके पास? 0 आ सकती है, पाई आ सकती है, 2 पाई आ सकती है, 3 पाई आ सकती है, 4 पाई, लाइक दिस बहुत सारी आ सकती है ना। इसलिए हम इसको सिंपली लिख देते हैं एक्स इक्वल्स टू एन पाई, वेयर एन की वैल्यू 0 से लेके एन तक कुछ भी हो सकती है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, इन सबको एक इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया ये वाला, तो हमें एक ही इक्वेशन से सारी वैल्यूज मिल गई। वैसे यहां पे जो साई के सॉल्यूशंस आएंगे उनको हम एक इक्वेशन में बना के लिख देंगे, ऐसा एन या कुछ से मल्टीप्लाई करके, और उसमें हमें कुछ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। उसमें हमें 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी थी, एन, एल एंड एम। इन तीनों वेरिएबल की हेल्प से हमने उस साई की जितनी भी वैल्यूज आई उन सबको रिप्रेजेंट कर दिया।
इनकी अलग अलग वैल्यूज के हिसाब से, अलग अलग कंडीशन के हिसाब से इनकी वैल्यू हमने सेट कर दी, और सिर्फ उन फिक्स वैल्यूज के लिए ही एटॉमिक ऑर्बिटल डिफाइन होंगे। उन वैल्यूज के अलावा कुछ और वैल्यूज अगर आप पुट कर देंगे तो वो कोई एटॉमिक ऑर्बिटल को डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने देखा श्रोडिंगर इक्वेशन से अपने पास ऑर्बिटल आए कैसे। अब ये चीजें आप डायरेक्ट याद नहीं भी रखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चंस आपको किस तरह पूछे जा सकते हैं जेईई और नीट दोनों में ही श्रोडिंगर इक्वेशन से या वेव मैकेनिकल मॉडल से रिलेटेड। तो अभी हमने देखा साई जो है वो फंक्शन होता है एक्स वाई एंड जेड का, एक्स वाई एंड जेड का। ये जो है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन इस साई को जनरली हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में यूज करते हैं, दैट आर आर थीटा एंड फाई। आर इज द पोजीशन कि ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे प्रेजेंट है वो पॉइंट जहां की साई बात कर रहा है, थीटा मतलब उसका किसी एक एक्सिस से कितना एंगल है, फाई मतलब उसका किसी दूसरी एक्सिस से कितना एंगल है। इनकी हेल्प से अब हम साई को रिप्रेजेंट करेंगे। डायरेक्ट कन्वर्जन भी आपको इनमें नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है याद रखने की, कहीं काम नहीं आएगा अपने क्वेश्चन सोल्व करने में। बस आप ये याद रखना साई तीनों का फंक्शन होगा, इसलिए साई को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक साई आर, दूसरा साई थीटा एंड फाई। साई आर जो है इसको हम बोलते हैं रेडियल एम्पलीट्यूड फंक्शन, रेडियल एम्पलीट्यूड फंक्शन, और साई थीटा फाई जो इसको हम बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड फंक्शन। क्योंकि साई आर जो है वो हमें ये बताएगा कि इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड किसी आर डिस्टेंस पे कितना है, साई थीटा फाई हमें ये बताएगा किसी पर्टिकुलर एंगल पे कितना है। साई आर सिर्फ आर डिस्टेंस पे बताएगा कि 5 मीटर पे कितना है, 10 मीटर पे कितना है, 20 मीटर पे कितना है। साई थीटा फाई ये बताएगा कि 5 डिग्री पे कितना है, 50 डिग्री पे कितना है, 100 डिग्री पे कितना है, और दोनों को मिला दें तो कितनी डिस्टेंस पे और कितने एंगल पे इलेक्ट्रॉन कहां प्रेजेंट है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है वो हमें पता चल जाएगा। लेकिन साई आर और साई थीटा फाई डायरेक्टली यूज में नहीं आने वाले हैं हमारे जो यूज में आएंगे वो आएंगे साई स्क्वायर आर एंड साई स्क्वायर थीटा एंड फाई। दिस इज ऑल अबाउट साई। अब साई स्क्वायर जो है उसको हम बोल देंगे रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोल देंगे इसको? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और वैसे ही साई स्क्वायर थीटा फाई को हम क्या बोल देंगे? एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो मतलब अब जब भी मुझे किसी आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी पता करनी होगी तो सिंपली हम क्या करेंगे, साई स्क्वायर आर जो है इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर लेंगे। और जब भी किसी एंगल पे हमें इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी पता करनी होगी तो साई स्क्वायर थीटा एंड फाई से हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है, ये एक्चुअल प्रोबेबिलिटी नहीं है। एक्चुअल प्रोबेबिलिटी किसी भी वॉल्यूम में निकालने के लिए एक फॉर्मूला है जो हमने वैसे तो डेराइव किया है, लेकिन यहां वो डेरिवेशन कोई काम नहीं आने वाला है हमारे। तो मैं डायरेक्ट तुम्हें फॉर्मूला बता रहा हूं। एक फंक्शन होता है अपने पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये जो फंक्शन है रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये अपने को ये बताएगा कि किसी भी डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और ये सिंपली इसको पी आर से रिप्रेजेंट करते हैं इस फंक्शन को हम। ये होता है साई स्क्वायर आर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। जब भी साई स्क्वायर आर को मैं 4 पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ जाएगा, साई स्क्वायर आर डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। और ये हमें किसी भी डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी बता रहा होगा। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो इतनी चीजें समझ में आई। अब एक बार मैं जल्दी से क्वेश्चन सोल्विंग टेक्निक पे आ जाता हूं उसके बाद कुछ ग्राफ्स है इंपॉर्टेंट, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो जब भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे श्रोडिंगर के, उसमें साई एक फंक्शन की फॉर्म में गिवन होगा और साई की एक इक्वेशन हमें गिवन होगी। साई की जो इक्वेशन आती है वो हमारे पास इस फॉर्म में आती है। साई आर की बात कर रहा हूं पहले मैं सिर्फ। साई आर की इक्वेशन होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है सबसे पहले 1/2 रूट 2 1/2 रूट पाई, ऐसा कुछ आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दिखेगी। उसके मल्टीप्लाई में आर रेस टू पावर समथिंग होता है, आर रेस टू पावर एल लिख रहा हूं एक बार में इसको। ये एल हमने एक वेरिएबल बनाया है, अलग अलग वैल्यूज के लिए आर की अलग अलग पावर आती है तो उसको हमने एक वेरिएबल बना दिया एल। इंटू आर की फॉर्म में एक पोलिनोमियल इक्वेशन होती है आर, एक बार मैं इसको टर्म को एक्स लिख रहा हूं, आर रेस टू पावर एक्स माइनस 2rx माइनस 1 लाइक दिस, कुछ भी एक पोलिनोमियल इक्वेशन होती है। एंड साथ में एक एक्सपोनेंशियल टर्म होता है e रेस टू पावर माइनस r बाई के। साई आर की जो इक्वेशन है वो आपको हमेशा इसी फॉर्म में मिलेगी हर जगह। अब इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पहली चीज जो आपके पता होनी चाहिए कि साई आर किसी भी हर ऑर्बिटल के लिए एक यूनिक वैल्यू रखता है, हमने बताया था।
तो साई आर जो है, अच्छा इससे पहले एक चीज मैं बता दूं, इसको देखने के लिए आपको क्वांटम नंबर्स का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको क्वांटम नंबर्स का नॉलेज नहीं है तो उसके लिए एटॉमिक का मैं एक डिटेल्स वीडियो डालूंगा जिसमें हम वन बाय वन हर चीज को पढ़ेंगे, उसको आप प्रेफर कीजिएगा, उसमें क्वांटम नंबर आप इजीली समझ जाएंगे। तो यहां पे साई जो है वो हर एक यूनिक, उसकी एक यूनिक वैल्यू, एक यूनिक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करती है। तो इसके इक्वेशन में जो आर कांस्टेंट टर्म है, सॉरी इंडिविजुअल आर की टर्म जो है, उसकी जो पावर है वो हमेशा हमें एल की वैल्यू देगी। दिस एल इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, इट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये हमें ऑर्बिटल के बारे में बताता है, या फिर मैं ज्यादा बेटर बोलूं, ऑर्बिटल हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, अभी इसको याद रखो, ये हमें सबसेल के बारे में बताता है कि कौन सी सबसेल में प्रेजेंट है। अगर आर की पावर, आर की कोई टर्म गिवन ही नहीं है अलग से पॉलिनोमियल के अलावा, तो इस केस में एल की वैल्यू कितनी हो गई? 0, क्योंकि आर की कुछ पावर ही नहीं है। तो एल की वैल्यू 0 मतलब कौन सी सबसेल के प्रेजेंट कर रहा होगा? एसआई एस सबसेल को। अगर एक आर गिवन है तो इसका मतलब पी सबसेल को, अगर आर स्क्वायर गिवन है मतलब डी सबसेल को, अगर आर क्यूब गिवन है मतलब एफ सबसेल को, लाइक दिस। ठीक है जी। ये कहां से मिल जाएगा हमें ये वाली टर्म? ये मुझे मिल जाएगी पावर ऑफ आर से, पावर ऑफ आर कैलकुलेट कर लूंगा और उससे ये चीजें मिल जाएंगी। दूसरी चीज जो होती है वो हमारे पास होती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, जो पोलिनोमियल इक्वेशन की डिग्री है, डिग्री क्या होती है? इसकी हाईएस्ट पावर जो है, वो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो है वो हमेशा n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू देगी हमें। और n माइनस एल माइनस 1 में l की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, उसको यहां पुट करेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी इजीली। तो पहली चीज, साई की इक्वेशन को देख के हम हमेशा उसके ऑर्बिटल के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि ये साई कौन से ऑर्बिटल के लिए हमें गिवन है। एक चीज जो यहां पे आपको याद रखनी है वो ये कि ये पोलिनोमियल इक्वेशन जो है ये इस फॉर्म में होनी चाहिए कि इसमें कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट हो, या दूसरे तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आर की वैल्यू को 0 कर दो तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो सारों में आर गिवन है तो एक आर कॉमन बाहर निकाल लेंगे हम, और एक कांस्टेंट जरूर रहना चाहिए इसमें। समझ गए? तो ये हो गई अपने पास श्रोडिंगर साई की इक्वेशन। और पहले टाइप का क्वेश्चन जो आपको साई से पूछा जा सकता है कि साई की इक्वेशन देके बताओ ये कौन सा ऑर्बिटल है, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ये। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो आपको पूछा जा सकता है, तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन इसमें हमें पूछा जा सकता है कि फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन करने से पहले जल्दी से हमें एक टॉपिक कवर करना है, दैट इज नोड। नोड क्या होता है? किसी भी एटम में नोड वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो। वो पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0 हो, उस पॉइंट को हम नोड बोलते हैं। तो नोड जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। एक होता है रेडियल नोड और एक होता है एंगुलर नोड। क्या क्या होते हैं रेडियल नोड और एंगुलर नोड? एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम। देखो, रेडियल नोड मतलब ये अगर अपने पास न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस से अगर आप आर डिस्टेंस पे जाके देखो कि इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, और सिर्फ इस डायरेक्शन में ही नहीं, हर एंगल में, किसी भी एंगल पे आप जाओ और इस डिस्टेंस पे, मान लीजिए ये डिस्टेंस मेरे पास 5 एंगस्ट्रॉम है, तो हर तरफ 5 एंगस्ट्रॉम पे अगर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि इस पूरी सरफेस पे ही इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है। तो दिस टाइप ऑफ नोड इज नोन एज रेडियल नोड। जब पूरी सरफेस पे ही इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए उसको हम बोलते हैं रेडियल नोड। सिंस ये स्फेरिकल है शेप में और पूरी सरफेस पे ही इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है, इसलिए हम इसको स्फेरिकल नोड, इसको हम स्फेरिकल नोड या नोडल सरफेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल नोड या नोडल सरफेस भी बोलते हैं। समझ गए? अब होते कैसे हैं किस किस में, उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। किसी भी ऑर्बिटल में जो रेडियल नोड होंगे वो n माइनस एल माइनस 1 हो जाएंगे। किसी भी ऑर्बिटल में आपको पूछा उसके n की वैल्यू पुट करो, उसके l की वैल्यू पुट करो, आपके पास रेडियल नोड आ जाएंगे। एंगुलर नोड क्या होता है? अगर न्यूक्लियस से आप किसी एक डिस्टेंस पे जाओ, किसी एक एंगल पे जाओ, तो चाहे कितनी भी डिस्टेंस पे चले जाओ, यहां भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 है, यहां भी 0 है, यहां भी 0 है। एक एटम में न्यूक्लियस से एक फिक्स एंगल पे अलग अलग डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, मतलब इस पूरे प्लेन में ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। और अगर इस पूरे प्लेन में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर नोड। सिंस पूरे प्लेन में नहीं है इसलिए इसको नोडल प्लेन या प्लेनर नोड भी बोला जाता है। नोडल प्लेन या प्लेनर नोड भी बोलते हैं। और एंगुलर नोड अगर अपने को फाइंड आउट करने किसी भी ऑर्बिटल के लिए तो वो हो जाएंगे एल, जो उसका एल है उसी के बराबर हो जाएंगे। तो सिंपली ये याद रख लीजिए आप नोड के लिए। दो टाइप के हो सकते हैं, रेडियल नोड या नोडल सरफेस, एंगुलर नोड और नोडल प्लेन। रेडियल नोड हो जाएंगे n माइनस एल माइनस 1, एंगुलर नोड हो जाएंगे एल। तो अब क्या इस इक्वेशन की हेल्प से मैं एंगुलर नोड और रेडियल नोड फाइंड आउट नहीं कर सकता?
बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं, क्योंकि एल की वैल्यू मुझे यहां मिल जाएगी, तो जो एल की वैल्यू होगी या जो पावर ऑफ आर होगी, पावर ऑफ आर, उतने ही उसमें एंगुलर नोड प्रेजेंट होंगे। ठीक है जी, समझ गए आप। दूसरी चीज, जो इसकी डिग्री होगी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, वही किसकी वैल्यू होती है, n माइनस एल माइनस वन की, यानी वही अपने पास रेडियल नोड्स की वैल्यू आ जाएगी। और रेडियल नोड क्या होता है, वो डिस्टेंस, जिस पूरी डिस्टेंस सॉरी वो किसी फिक्स डिस्टेंस पे वो सरफेस जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो हो, यानी रेडियल नोड पे जो पी आर हमने पढ़ा था अभी, दैट इज साई स्क्वायर आर डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, जीरो आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना, इस पे भी हमें एक अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेडियल नोड पे रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू जीरो आती है, एंगुलर नोड पे एंगुलर प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू जीरो आती है। तो इसी पे डिपेंडेंट अब हमारे पास तीसरा क्वेश्चन भी होगा। तीसरे टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या पूछा जा सकता है, हमें साई की इक्वेशन गिवन होगी k इंटू आर एस टू पावर एल इंटू आर एस टू पावर समथिंग कुछ भी पोलिनोमियल इंटू ई रेस टू पावर माइनस के बाई आर नोट, और उसमें पूछेगा बताओ किस डिस्टेंस पे रेडियल नोड प्रेजेंट है। आपको पूछा जा सकता है उसमें डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड, डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड आपको फाइंड आउट करनी पड़ सकती है। तो जब भी डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड फाइंड आउट करनी होगी, मतलब रेडियल नोड वो जगह है जहां पे पी आर की वैल्यू जीरो होगी, यानी साई स्क्वायर आर डॉट 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जीरो होगी। अगर इसकी वैल्यू जीरो होगी तो इसका मतलब सिंपली साई स्क्वायर आर की वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि इसको तो जीरो कर नहीं सकता, और साई स्क्वायर जीरो हो या साई जीरो हो एक ही बात है, यानी इसकी पूरी वैल्यू जीरो होगी, और इसमें बाकी सारे जो है उनको हम जीरो नहीं कर सकते, सिर्फ जीरो क्या हो सकता है, पोलिनोमियल इक्वेशन। तो जब भी आपको डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड पूछी जाए या वो डिस्टेंस पूछी जाए जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो है, उस केस में हमेशा क्या करोगे, पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दो और वहां से आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, वही डिस्टेंस वो होगी जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम है या रेडियल नोड की डिस्टेंस प्रेजेंट है। तो तीन टाइप के क्वेश्चन देख लिया हमने। अगर आपको ऑर्बिटल का नाम पूछा जाए, अगर आपको रेडियल नोड और एंगुलर नोड के नंबर पूछे जाए, और अगर आपको इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो या रेडियल नोड की डिस्टेंस पूछी जाए, उस केस में हम सिंपली इसको यूज करके डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारे पास क्वेश्चन सोल्विंग टेक्निक ऑफ श्रोडिंगर्स, तो ये हो गई अपने पास क्वेश्चन सोल्विंग टेक्निक ऑफ वेव मैकेनिकल मॉडल। अब एक बार जल्दी से हम कुछ ग्राफ्स हैं उनको स्टडी कर लेते हैं कि अलग अलग तीन चीजें देख ली अभी तक अपन ने। एक हमने पढ़ा है साई आर, एक हमने पढ़ा है साई स्क्वायर आर, और एक हमने पढ़ा है साई स्क्वायर आर डॉट 4 पाई आर स्क्वायर। इन तीनों का हम वर्सेज आर के साथ ग्राफ देख लेते हैं, वर्सेज आर वर्सेज आर वर्सेज आर। ठीक है, अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए देखेंगे। सबसे पहले मैं 1s के लिए बना रहा हूं। तो 1s के लिए आपको जो याद रखना हो, देखो क्या ये न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर 1s है, तो 1s और न्यूक्लियस के बीच में तो कोई रेडियल नोड प्रेजेंट ही नहीं होगा, क्योंकि कोई ऐसी जगह ही नहीं होगी जहां इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ना हो, हर जगह इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होगी। तो अब अगर मैं साइज आर वर्सेज आर का ग्राफ बनाऊं इसके लिए, साई आर वर्सेज आर, तो आप ये याद रखिएगा कि एस ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड जो है वो मैक्सिमम होता है कहां पे, पॉजिटिव, इस न्यूक्लियस के सेंटर पे। इस न्यूक्लियस के सेंटर पे इसकी वैल्यू हमेशा मैक्सिमम आएगी एस ऑर्बिटल के लिए। तो 1s ऑर्बिटल के लिए ग्राफ कैसा बनेगा अपने पास, ऐसा बनेगा। लेकिन इसी ग्राफ को अगर मैं 2s के लिए बनाऊं, साई आर को ही अगर मैं 2s के लिए बना रहा हूं, तो 2s के लिए ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। देखो पहले 1s है, 1s के बाहर 2s प्रेजेंट है, तो क्या 1s और 2s वाले इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कभी परफेक्टली टच कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके बीच में हमेशा रिपल्सन रहेगा। इसलिए इनके बीच में हमेशा एक खाली जगह बची रहेगी। 1s और 2s के बीच में एक जगह हमेशा खाली रहेगी, यानी 2s में एक रेडियल नोड होता है। तो यानी ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, पहले मैक्सिमम थी, इलेक्ट्रॉन का एम्पलीट्यूड मिनिमम हुआ, एक बार जीरो होगा, और फिर 2s आ गया, तो फिर ये नेगेटिव में जाके मैक्सिमम होके जीरो हो जाएगा। ऐसे 3s के लिए अगर ये ग्राफ बनाओगे, तो 3s के लिए यही ग्राफ वापस ऐसे आ जाएगा। साई जो है हमेशा चेंज होता रहेगा, हर एक ऑर्बिटल के लिए साई का एक फेज बढ़ाते रहो, एक पीक बढ़ाते रहो, लाइक दिस। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो इसका पीक है, मैक्सिमम वैल्यू है, ये धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। ये पहला वाला 1s के लिए नेगेटिव में जा रहा है, तो ये 2s के लिए हो गया टोटल, फिर पॉजिटिव गया तो टोटल 3s के लिए हो गया। जिस भी ग्राफ की तुम बात करोगे, जिस भी ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं हम, एस ऑर्बिटल की, उससे एक कम बार टच कर रहा होगा ये इस जीरो को, और जीरो के टच करने के बाद इसका फेज चेंज हो रहा होगा, ये याद रख लेना सिंपल। तो साई आर का अगर बन गया, तो साई स्क्वायर आर वर्सेज आर का ग्राफ तो इजीली बना सकते हो तुम लोग अब, क्योंकि साई स्क्वायर आर वर्सेज आर ग्राफ तो सेम ही आएगा, लेकिन जो नेगेटिव वैल्यू जो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो 1s में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। 2s में ग्राफ कैसा हो जाएगा, 2s के लिए ये 1s के लिए, और फिर जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये 2s के लिए।
अब अगर अपने को 3s के लिए बनाना हो तो 3s के लिए हो जाएगा ऐसा, 4s के लिए ऐसा, 5s के लिए ऐसा, लाइक दिस। ये साई स्क्वायर के ग्राफ आ गए। और ऐसे ही अगर अपने को साई स्क्वायर आर डॉट 4 पाई आर स्क्वायर के ग्राफ देखने हैं तो वो अपने पास कुछ ऐसे आ जाएंगे। देखो जहां पे ये मैक्सिमम है साई स्क्वायर आर, वहां आर मिनिमम है तो ग्राफ मिनिमम से स्टार्ट होगा। जहां आर मैक्सिमम हुई वहां साई स्क्वायर आर मिनिमम हो गया तो ग्राफ खत्म भी मिनिमम पे होगा। मिनिमम से स्टार्ट हो गया, मिनिमम पे खत्म हो रहा है, बीच में पीक आ रहा है, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। तो ये 1s के लिए हो गया। अगर ये ग्राफ अपने को 2s के लिए बनाना है तो 2s के लिए ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, ऐसा। 3s के लिए बनाना है तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा, लाइक दिस। ऐसे हम हर s ऑर्बिटल के लिए साई स्क्वायर आर, साई आर और साई स्क्वायर डॉट 4 पाई आर स्क्वायर के ग्राफ बना सकते हैं। अब ऐसे ही कुछ अपने पास p ऑर्बिटल के लिए हो जाएंगे। लेकिन p ऑर्बिटल में एक चीज याद रखना, p ऑर्बिटल ये अगर न्यूक्लियस है तो p ऑर्बिटल ऐसा होता है, यानी अगर सेंटर पॉइंट पे देखोगे, मिड पॉइंट पे जहां पे r जीरो है वहां पे देखोगे तो यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, जीरो होगा। दैट मींस ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ये सबसे पहले वाले p के लिए बना रहा हूं मैं, दैट इज 2p के लिए। 2p के लिए ये ग्राफ ऐसा आएगा। अगर साई आर का ऐसा आ रहा है तो साई स्क्वायर आर भी ऐसा ही आएगा, बस मैग्नीट्यूड उसका थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और साई आर और ये ऐसे आ रहे हैं तो साई स्क्वायर आर भी क्या आएगा, देखो यहां पे तो ग्राफ मिनिमम ही होना है, यहां पे भी मिनिमम होना है, बीच में पीक आना है। तो साई स्क्वायर आर का, साई स्क्वायर साई का ऐसा हो गया, साई स्क्वायर आर का ऐसा हो जाएगा, एंड साई स्क्वायर आर डॉट 4 पाई आर स्क्वायर का ऐसा हो जाएगा 2p के लिए। अगर ये ग्राफ मुझे 3p के लिए बनाना है तो सेम टू सेम वही कंडीशन फॉलो होगी जो 1s और 2s में हो रही थी। ये आ गया मेरे पास 2p का, तो 3p का हो जाएगा। अगर साई का बना रहा हूं तो साई तो नेगेटिव में जाएगा, ऐसा 3p आ गया। और साई स्क्वायर आर का बना रहा हूं 3p के लिए तो वो आ जाएगा ऐसा। और साई स्क्वायर आर ये टच होगा यहां पे, और साई स्क्वायर आर डॉट 4 पाई आर स्क्वायर का बना रहा हूं तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा, लाइक दिस। आगे सेम टू सेम वैसे ही रिपीट होंगे जैसे एस ऑर्बिटल में हो रहे थे। 4p के लिए ये हो गया, 5p के लिए ये हो गया, 6p के लिए ये हो गया, लाइक दिस। ये 2p, ये 3p, ये 4p हो गया, ये 5p हो गया, ये 6p हो गया, लाइक दिस। फर्क क्या होगा, सिर्फ p ऑर्बिटल के जो साई और साई स्क्वायर आ रहा है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, s ऑर्बिटल के वो मैक्सिमम से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी पूरे ग्राफ सेम है। और d ऑर्बिटल के लिए भी कुछ ऐसे ही बन जाएंगे जैसे हमने p ऑर्बिटल के लिए बनाए हैं। This is all about wave mechanical model and graphs of psi square r and psi square r dot 4 pi r square versus r के ग्राफ बन गए।